विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन। आरजेडी की सुरेश पासवान और बीजेपी की नीरा यादव का नोकझोंक। मीडिया की मौजूदगी में कसते दिखे एक दूसरे पर तंज। धनबाद की केंद्रीय समिति ने गैस प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। टीम ने पहले केंदुआजी थाना प्रभारी से की चर्चा। प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा। बोकारो में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने शुरू किया हड़ताल। ईपीएफ और ईएसआई भुगतान में समस्याओं से परेशान। पिछले कई महीनों का वेतन न मिलने से कठिनाई। आईआईटी पटना में इंटरटेक मीट का हुआ उद्घाटन। राज्यपाल ने इंटरटेक मीट का किया उद्घाटन। देश भर के 23 आईआईटी से छात्र ले रहे हिस्सा। लोहरदगा में ठंड बढ़ते ही बदली स्कूलों की टाइमिंग। डीईओ ने जारी किया स्कूल समय परिवर्तन का आदेश। सभी विद्यालयों की कक्षाएं सुबह 9 बजे से होंगी शुरू। आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा संसद में गूंजा। बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में उठाया लाठीचार्ज का मुद्दा। चाईबासा में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज की जांच हो। जमशेदपुर पुलिस की 2 जगहों पर बड़ी छापेमारी। 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान 60 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। तीन किलोग्राम अवैध अफीम बरामद। 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार। 3 केजी अफीम की कीमत 15 लाख रुपए बताए गए। और पलामू में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब निर्माण सामग्री बरामद। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 45। आपके साथ में अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। दिल्ली रामलीला मैदान में 14 जनवरी को एसआईआर और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की हुंकार रैली होगी। झारखंड कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रैली में शामिल होंगे। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा की नापाक राजनीति को उजागर करेंगे। देखिए, एक बार फिर दिल्ली जो है वो एसआईआर को लेकर और वोट की चोरी को लेकर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में। और पूरे देश की जनता वहां जुटेगी और वहीं से हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में देश एक बार फिर हुंकार भरेगा। रामगढ़ विनोबा भावे विश्वविद्यालय की फुटबॉल और चेस प्रतियोगिता की ट्रॉफी एक ही दिन में जेएम कॉलेज ने जीत लिया। छात्रों और खिलाड़ियों का भुरकुंडा चौक से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही कॉलेज में महाविद्यालय में मिठाइयां बांटी गई। धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना के तहत मिलने वाले लाभ में हो रही देरी की खबर को टीवी 45 ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। बताए थे कि कैसे धरातल पर यह बिल्कुल फेल साबित हो रहा है, जिसे सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने शीतकालीन सत्र के शून्यकाल में उठाया और बताया कि बलियापुर और गोविंदपुर प्रखंड के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना पूरी तरह विफल हो चुकी है और विधायक चंद्रदेव महतो ने नल जल योजना को जल्द ठीक करने की मांग की। बलियापुर प्रखंड एवं गोविंदपुर प्रखंड के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना पूरी तरह विफल हो चुका है। लाखों के लागत से बनी पाइपलाइनें, जल मीनार और वितरण नेटवर्क आज भी नियमित रूप से जलापूर्ति कराने में असमर्थ है। बलियापुर के फेज 1 में रघुनाथपुर, मोदीडी, सोरियाबीटा, खारीगुटू, कुल्लूडी, उचुकटार, बंदरचुआ, निपनिया, सांवलापुर, प्रधानघंटा आदि तथा फेज 2 के बालीचिरका, सुरुंगा और बीटा, परसबनिया, काशीटाड़, आमटाल, कुइया, एमओसीपी, धुलुंडी, परगा, पलानी आदि गांवों में 8 साल से कनेक्शन होने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा है। वहीं गोविंदपुर जलापूर्ति का कार्य बहुत धीमा होने के कारण लगभग सभी 39 पंचायतों के लोग चापानल और जोड़िया का पानी पर निर्भर है।
अतः असम के माध्यम से मांग करता हूं कि गोविंदपुर प्रखंड के जलापूर्ति कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करा जाए। धनबाद रेलवे सुरक्षा बल ने गुप्त सूचना के आधार पर योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा एक्सप्रेस के जनरल कोच में तलाशी अभियान चलाकर 7 लावारिश कछुए बरामद किए। प्राथमिक जांच के बाद सभी कछुओं को सुरक्षित रूप से वन विभाग को सौंप दिया गया। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार कछुओं की तस्करी एक गंभीर अपराध है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग ने आश्वस्त किया है कि इन कछुओं को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिलेगा। चाईबासा के मझगांव और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र के सादोमसाई गांव के रहने वाले युवक राजू पूर्ति की जंगली हाथी के हमले में मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा जंगली हाथियों के झुंड को भगाने की कोशिश के दौरान राजू पूर्ति हाथियों के देखने जोबासाई जंगल की ओर गया था। भगदड़ में वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा और तभी एक जंगली हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। वन विभाग को सूचना दी गई है और क्षेत्र में सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। सरायकेला में डीसी नीतीश कुमार सिंह ने धान अधिप्राप्ति जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के 27 धान अधिप्राप्ति केंद्रों की जानकारी ग्रामीण किसानों तक पहुंचाएगा और उन्हें अधिप्राप्ति प्रक्रिया, पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज, गुणवत्ता मानक और निर्धारित दरों के बारे में जागरूक करेगा। डीसी ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि धान खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और सुचारू हो, सभी केंद्रों पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो और किसानों की समय पर भुगतान मिले। 15 तारीख से जो धान प्राप्ति की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होने वाली है, जो झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में, तो उसी संदर्भ में जागरूकता अभियान के तौर पे हम लोगों ने अभी एक रथ को रवाना किया है। इस बार हम लोग पूर्व के वर्षों में 18 हमारे धान प्राप्ति केंद्र होते थे, इस बार हमने उसको बढ़ा के 27 किया है और साथ ही फार्मर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो ये इन सब का पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान हैं उनको सहूलियत हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। और केंद्रों को बढ़ाने का पर्पस भी यही था कि किसानों को बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष हमारा जो धान अधिप्राप्ति का जो टारगेट है हम लोग उसको अचीव करेंगे। हिरणी जलप्रपात में नववर्ष के दौरान भारी पर्यटक आवागमन को देखते हुए सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर संयुक्त बैठक हुई। पुलिस और पर्यटन कर्मी पर्यटकों का स्वागत करेंगे। नशापान, शराब, प्लास्टिक और थर्मोकोल प्लेट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 7 में मुख्यमंत्री वृद्ध जन आश्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य पार्षद कविता कुमारी साहा और कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। नवनिर्मित आश्रम की 50 बेड क्षमता है, जबकि तत्काल प्रभाव से 20 बेड की सुविधा शुरू कर दी गई है। पूरा परिसर सीसीटीवी से लैस है और बुजुर्गों की सुविधा के लिए हीटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सुसज्जित किचन और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। मुख्य पार्षद कविता कुमारी साहा ने कहा कि आश्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को घर जैसा माहौल, सुरक्षा और स्नेह प्रदान करना है। कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने बताया कि नगर परिषद आश्रम के संचालन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये योजना है, तो आज उनकी योजना की हर जगह तारीफ हो रही है और आज वृद्धाश्रम का उद्घाटन है। इसमें हर प्रकार की बुजुर्गों को सुविधाएं दी जा रही है, जैसे भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, मनोरंजन इत्यादि जो भी सुविधा है उनको प्रदान की जा रही है। ये नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में आज वृद्धाश्रम का उद्घाटन हुआ है। हमारे पास 50 बेड की कैपेसिटी है, बट थोड़ी जगह के अभाव में हम लोग आज 20 बेड का उद्घाटन किए हैं। यहाँ पे वृद्धजन को रहने के लिए बिल्कुल निःशुल्क ही रहने, खाने और चिकित्सा, सफाई सबकी व्यवस्था। चतरा पुलिस ने गिद्धौर से 3 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान पप्पू कुमार और बबलू कुमार महतो के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस तस्करों के नेटवर्क की जांच कर रही है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
एक गुप्त सूचना मिली थी कि गिद्धौर थाना अंतर्गत लोटार डैम के पास कुछ अफीम की लेन देन की सूचना आई थी कि अर्ली मॉर्निंग लेन देन हो सकता है। तो उसी के तहत एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और जिसमें गिद्धौर थाना प्रभारी और अन्य दल मौजूद थे। इसमें इन लोगों ने छापामारी किया जिसके तहत 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम पप्पू कुमार है, दूसरे बबलू कुमार है। दोनों गिद्धौर के रहने वाले हैं। सलगा, एक गांव सलगा है, दूसरा लाटू मैथर है। इनके पास से कुल हमें 3 केजी 12 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है। 2 मोबाइल फोन हम लोग बरामद किए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बढ़ते खबरों की ओर। सिवान में विवेक रंजन मैत्रेय ने पदभार ग्रहण किया। स्वागत में गार्ड्स ऑफ ऑनर और पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। नए जिलाधिकारी ने जिले में समन्वय और विकास की गति को बेहतर बनाए रखने का आश्वासन दिया। भरतौर जिला दंडाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया है रिस्पेक्टेड आदित्य प्रकाश सर से, और जो उनसे संक्षिप्त वार्ता में उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों के बारे में मुझे ब्रीफ किया और बताया कि यहाँ पे समर्थन और समन्वय की कोई कमी नहीं है। सभी डिपार्टमेंट्स के साथ जनप्रतिनिधियों और सभी आम जनमानस का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और लगातार इस जिले में विकास के कार्य होते जा रहे हैं। तो विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण के साथ विकास की गति लगातार जारी रहे, इसके लिए मैं प्रयास। गिरिडीह की सरिया रेलवे फाटक पर प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रशासन ने अधिग्रहित भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरिया सीओ ने माइकिंग कर लोगों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की और बताया कि कई लोगों ने अधिग्रहण के बाद भी पूरा हिस्सा नहीं तोड़ा, जिससे निर्माण बाधित हो रहा है। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं सीजल परीक्षा में मयूरहंड प्रखंड के चोरहा निवासी अनीश अंसारी का चयन एएसओ पद के लिए हुआ। ड्राइवर के पुत्र अनीश की इस सफलता से उनके परिवार, गांव और पूरे प्रखंड में खुशी का माहौल है। वहीं टीवी 45 संवाददाता अनुज ने घर पहुंचे और उनसे और उनके परिजनों से विस्तार से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं अनुज कुमार पांडे। सीजीएल का परीक्षा फल आ चुका है और सीजीएल में जो उच्च पद है उसमें एक मयूरहंड का होनहार छात्र बाजी मारी है। हम आपको बात करवा रहे हैं उस युवक से जिनका नाम है अनीस अंसारी। अनीस अंसारी जी, सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका और आपकी और टीम का सर। ये जो आपने जो ये कीर्तिमान हासिल किया है, इस जो सीजीएल था इसमें सबसे जो बड़े पद है उस पद पे आपने ये बाजी मारी है। सर, ये जो कारनामा हुआ कैसे हुआ, हम आपसे थोड़ा सा विशेष जानकारी चाहते हैं। सर, ये जो कारनामा, मतलब कारनामा नहीं कह सकते, मतलब इसमें हमारा मेहनत और हम जो भी हमारे टीचर थे, चाहे वो हमारे प्राइमरी लेवल के टीचर हो या जो भी हमारे लाइफ में आज तक जितने भी टीचर आए हैं, उन लोगों का कह सकते हैं कि एक मिला जुला प्रयास रहा, उनका गाइडेंस मिला। उसके अलावा मेरे फैमिली का भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा। ठीक है,
जिनके वजह से हमको बल मिला और हम मतलब एग्ज़ाम में लगातार तैयारी करते रहे और फिर जब इसका फॉर्म आया उसका फॉर्म भरे और तब जितना भी हो सका था हमसे उसका तैयारी अपने स्तर पर या फिर कोचिंग के स्तर पर भी हमने। कहाँ से आपने कोचिंग किया इसमें? मैंने सिर्फ एक जगह है जो हजारीबाग में है, जहाँ पाणिनी IAS एकेडमी नाम है, वहाँ से तैयारी किया। उसके अलावा फिर खुद से ही तैयारी किया। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में मेरे से एक मेरे बड़े भाई, एक मेरा छोटा भाई और मेरी माँ और मेरे अब्बा हैं। क्या नाम हुआ आपके अब्बा का नाम? मेरे अब्बा का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी है। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे अब्बा जो है वो ड्राइवर हैं और मेरी माँ जो है वो गृहिणी है। तो आपने सुना ये अनीस अंसारी जी थे, पिताजी पेशे से ड्राइवर है। बड़ा अद्भुत लगता है ना कि जब कोई ड्राइवर का बच्चा कोई बड़ा कारनामा कर देता है, कोई बड़ा ओहदा पाता है तो थोड़ी सी हैरत होती है। लेकिन आज तक का इतिहास है कि जितने भी बड़े नाम हैं वो गांव से ही चले हैं, गांव से, एक छोटे से गांव से। और इस चौराहा गांव का युवक अनीस ने बड़ा कारनामा किया है और जिससे पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो पूरी तरह से खुश हैं और हर लोग अनीस को आज बधाइयाँ दे रहे हैं। बधाइयाँ देने वाला ताता लगाओ। तो अपने कैमरा सहयोगी के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे। 11 खुर्द मुखिया संघ ने धनबाद टाउन हॉल में होने वाली DMFT बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। अध्यक्ष काकुली मुखर्जी ने बताया कि योजनाओं की मंजूरी मुखिया से लिए जाने के बावजूद उनका कार्य धरातल पर नहीं पहुंच रहा है। साथ ही प्रखंड द्वारा ठंड में कंबल नहीं दिए जाने पर ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। 27 दिसंबर की बैठक को लेकर उपायुक्त को पत्र भेजा जाएगा। आज किस उद्देश्य के तहत बैठक रखी गई आप लोगों की? हम लोग का मुखिया संघ का बैठक होते रहता है। आज भी हम लोग को मासिक बैठक में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग के पास जिला जो है जिला कमेटी उनके द्वारा एक सूचना दिया गया कि आने वाले 27 दिसंबर को DMFT फंड का बैठक होने वाला है टाउन हॉल में, जिसमें हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को बहिष्कार करना है। और हम लोग इसमें एक सहमत हैं। इसलिए है कि मान लीजिए DMFT फंड का जितने भी काम हमारा यहाँ पर धरातल में आते हैं उसका सत्यापन हमारा पंचायत वर्ग के सभी मुखिया द्वारा किया जाता है। झारखंड बिहार सीमा के पास गया जिले के रानीचक स्थित अवैध मां लक्ष्मी क्लिनिक में एक बड़ा मेडिकल हादसा सामने आया है। नसबंदी के लिए गई 25 वर्षीय कविता देवी की ऑपरेशन के बाद संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक में मौजूद धीरज भारती उर्फ धीरज यादव और डॉक्टर सुमित्रा कुमारी ने इंजेक्शन देने के बाद महिला को बेहोश किया और बच्चादानी का ऑपरेशन किया। हालत बिगड़ने पर आरोपी डॉक्टर परिवार को साथ लेकर गया, मेडिकल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही गाड़ी सहित फरार हो गए। मगध मेडिकल के डॉक्टरों ने बताया कि महिला को मृत अवस्था में लाया गया था। सूचना मिलते ही बिहार के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध फर्जी क्लिनिक को सील कर दिया। पीड़ित पति नकुल यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और फर्जी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड के योगी गांव स्थित श्री श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम में मां शारदा देवी का जन्म दिवस सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। हर साल की तरह इस वर्ष भी सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल और गर्म वस्त्र बांटे गए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चंदन क्यारी CO रवि कुमार आनंद और प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी ने अपने हाथों से जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए और आश्रम की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम का नेतृत्व आश्रम के अध्यक्ष अशोक सिंह, सचिव सचिन सुकुमार मुखर्जी और कोषाध्यक्ष मिहिर कुमार मुखर्जी ने किया। आश्रम की ओर से बच्चों की शिक्षा, लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण, निःशुल्क मेडिकल कैंप और त्योहारों पर वस्त्र वितरण जैसी सेवाएं वर्ष भर चलाई जाती है। प्रखंड के योगी में श्री श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मां शारदा जी के जन्मतिथि के 173वें जन्म दिवस पर आज ये कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम के उपरांत यहाँ पे गरीबों के बीच में वितरण किया गया। हर साल इस तरह से जन सेवा का कार्यक्रम किया जाता रहता है
और मेरी शुभकामनाएं हैं इस सेवाश्रम से और मेरी उम्मीद है कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। आज जो है माँ शारदा देवी जी की शुभ जन्मतिथि पर हमारे यहाँ जोगीडी आश्रम में प्रमुख साहब और सीओ साहब आए, आकर के हमारा आश्रम में जो कंबल गरीबियों को सेवा में दिए हैं, इसमें हम बहुत आनंद है। एवं हमारा यहाँ बराबर यही सब कार्यक्रम होते रहता है। सीओ साहब से अनुरोध करेंगे कि अगर रहेंगे तो कम से कम हम लोग के यहाँ पर आइएगा और सेवा कार्य में सहयोग दीजिएगा। यही हमारा लास्ट वक्तव्य। प्रमुख साहब बराबर आते रहते हैं और इस बार भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आकर के हमारा साथ दें। हम लोग ये आश्रम को आज से नहीं 1992 से हम लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, 93 से करते आ रहे हैं। और ये बेलूर मठ आश्रम जो है भाव प्रचार परिषद से हम लोग संयुक्त हैं। हमारा यहाँ ऑडिट होता है, ऑडिट में हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं। वो रिपोर्ट हम लोग 6 महीने अंदर देना पड़ता है। हर 6 महीना में हम लोग भाव प्रचार परिषद का मीटिंग होता है। चाईबासा के तांबूर चौक क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ 27 अक्टूबर 2025 को स्थानीय आदिवासी हो समाज ने नो एंट्री लागू करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके बाद 74 नामजद और 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ और 17 निर्दोष ग्रामीणों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चाईबासा सी पोखरिया टाटा बाईपास रोड पर वहां पर प्रत्येक दिन ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती है, जिसे 2 वर्षों में सैकड़ों लोगों को दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। महोदय, वह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उस क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीण भाई जो उस क्षेत्र में ही उस राज्य के परिवहन मंत्री रहते हैं, उनसे मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे थे अपनी समस्याओं को लेकर के। लेकिन झारखंड राज्य में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। कांग्रेस के समर्थन से जहां भी सरकार चलती है, आदिवासी, पिछड़ों, दलित सभी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है। महोदय, दिन भर पुलिस प्रशासन के लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग दिन भर वार्ता करने के लिए लोग नहीं गए, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगा, अंधेरा छाने लगा, पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर जा करके जनता के बीच में, गरीब आदिवासियों के बीच में लाठीचार्ज करने का काम किया गया। गरीब आदिवासी मुख्यमंत्री के पर वो दुर्व्यवहार करने का काम किया है। मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जिनका मनोबल उस राज्य में बढ़ा हुआ है, चूंकि उस राज्य में जिस प्रकार से गोरख धंधे चल रहे, काले धंधे चल रहे, पदाधिकारी उस राज्य में शासन करने का काम कर रहे। सिवान पुलिस ने जेडीयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बड़हरिया के जेडीयू विधायक इंद्रदेव पटेल को 3 दिसंबर को रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी ब्रिजेश यादव को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के पतार गांव का निवासी है और चेन्नई में मजदूरी करता था। गिरफ्तारी के दौरान एक मोबाइल भी जब्त किया गया। आरोपी पर हम पहले भी आपसी मारपीट का मामला थाने में दर्ज था। इस मामले में सांसद और विधायक ने अलग अलग थानों में कांड दर्ज कराया था। पुलिस और एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान की और छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। दिनांक 3 दिसंबर को जो है माननीय सांसद सिवान एवं जो बढ़हरिया के माननीय विधायक हैं एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों एवं कुछ नागरिकों को भी एक नंबर से जो अननोन नंबर था उससे कॉल आया और जो रात्रि में जो है सभी से रंगदारी एवं जो अगर रंगदारी 10 लाख की नहीं देने पे हत्या की धमकी दी गई और जो बताया गया कि जो है मैं जो है लाली 2 जो है क्रिमिनल या जो है वो बोल रहा हूँ। तो इसके पश्चात तुरंत बाद जो है हम लोगों को जो है इस संबंध में आवेदन जो है जो माननीय हैं उनके प्रतिनिधियों के द्वारा 5 तारीख एवं 6 तारीख को प्राप्त हुआ। दोनों ही कांडों में जो है बाद में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा उसके पश्चात लगातार हम लोग जो है टेक्निकल उसमें एनालिसिस करते हुए उसमें जो है उसको आइडेंटिफाई किया। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का रवैया काफी सख्त नजर आ रहा है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पदभार ग्रहण करते ही पूरे राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज कर दिया गया है। छपरा में पिछले 10 दिनों से लगातार चल रहे विशेष अभियान के तहत शहर के प्रमुख इलाकों में अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। सड़कों के किनारे फैला अतिक्रमण साफ किया जा रहा है और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है।
विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री बेतुके जवाब देते हैं, इसलिए वो उनके जवाब से पहले ही बाहर निकल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पिछले 6 वर्षों से बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है और JSMDC ने बालू की अवैध कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए नीलामी जानबूझकर नहीं कराई है। उन पर क्या कार्रवाई करना चाहती है सरकार? ये बोलते हैं लैंड सैंड माइनिंग, क्या 19 से 25 के बीच में जो टेंडर नहीं हुआ और उस दरमियान जो काफी काला बाजारी हुआ बालू का, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उस पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये सरकार आम जनों के सवाल से भाग रही है, लोगों को गुमराह करती है। आवाज कह रही है कि पेशा कानून के चलते बालू घाट का टेंडर नहीं हो पाया। हम बोले पेशा कानून का चर्चा अभी हाल में आया है, 1 साल पहले आया, लेकिन 5 वर्षों तक आपने बालू घाट का टेंडर नहीं किया। रघुवर जी के जमाना में भी पेशा कानून था, 5 वर्षों तक बजाबता बालू का टेंडर हुआ, एक फेयर एक फिक्स प्राइस था बालू का, लोगों को बालू मिलता था। खैर सब छोड़िए, इस सरकार से लोगों का कोई और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ATV45। नमस्कार।